तक के वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बात करें डोमिनेंट या रिसेसिव जीन की, या फिर हम बात करें तो जीन क्या होता है, एलिल क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देखी। आगे बढ़ रहे हैं कुछ और डेफिनेशंस के साथ। पहली डेफिनेशन इस सीरीज़ में हमारे पास आती है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को फर्स्ट फ्लायल जनरेशन भी कहा जाता है। और ये वो जनरेशन होती है जो किसी दो डिफरेंट टाइप के ऑफस्प्रिंग्स की ब्रीडिंग कराने पे सबसे पहली जनरेशन बन रही है। तो इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एंड इट विल बी अ हेट्रोजाइगस फॉर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए F1 जनरेशन जो है वो हेट्रोजाइगस होगी। अदर देन दीज, अब हम F1 जनरेशन के बाद की बात करें तो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन बहुत ज़्यादा सिंपली आप इसको समझ सकते हैं कि जब हम F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स हमको मिले थे उनको अगर हम क्रॉस करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग्स हमको मिलेंगे, जो जनरेशन हमको मिलेगी, दैट विल बी F2 जनरेशन। इसको सेकेंड फ्लायल जनरेशन भी कहा जाता है। तो ऑफस्प्रिंग्स ऑफ फर्स्ट फ्लायल जनरेशन, फर्स्ट फ्लायल जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कहला रहे हैं F2 जनरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है पुनेट स्क्वायर। तो जब भी हम कोई क्रॉस कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स आने की या बहुत सारे टाइप्स के ऑफस्प्रिंग्स आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनी रहती है। अब इन टाइप्स को कैसे पता करना कि कौन से टाइप के या कौन से जीनोटाइप के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, तो वहाँ पे पुनेट स्क्वायर हमको मदद कर रहा है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे हम किसी भी टाइप के जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं किसी ऑफस्प्रिंग में, अगर हमें पेरेंट्स का जीनोटाइप पता है तो। इसे डेवलप किया था आर.सी. पुनेट ने 1927 में फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबल रिजल्ट्स ऑफ अ जेनेटिक क्रॉस। तो किसी भी पुनेट स्क्वायर को काम करते समय हमें चार चीज़ों को ध्यान रखना है। हम यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक लेटर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है पुनेट स्क्वायर के अंदर। कैपिटल लेटर डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अदर देन दीज, इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल लेटर हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और कैरेक्टर्स का पेयर विल रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर जीनोटाइप। तो चार चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, each character is represented by a single letter. Second, capital letter represents dominant allele. Third is small letter represents recessive allele, and the fourth thing is a pair of letters represents a genotype. तो ये चार चीज़ें हैं जो पुनेट स्क्वायर में हमको ध्यान रखनी है। अब हम करके देख रहे हैं कि पुनेट स्क्वायर कैसे हमें ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप पता करने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए हमें क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे हमने मेल पेरेंट लिया है विच इज़ प्योर टॉल, एंड फीमेल पेरेंट विच इज़ प्योर डॉफ। अब जब गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमेट्स बनेंगे तो ये मेल पेरेंट बनाएगा टॉलनेस की जीन के साथ गैमेट, और ये फीमेल पेरेंट बना रहा है डॉफनेस की जीन के साथ गैमेट। जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगी तो F1 जनरेशन हमें मिलेगी सच लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो कि एक हाइब्रिड टॉल ऑर्गेनिज्म होगा। अब जब हम इस हाइब्रिड टॉल ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाएंगे तो इसके ऑफस्प्रिंग्स हमें आसानी से पुनेट स्क्वायर की मदद से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ डिविजन्स करने हैं और असाइन करने हैं लेटर्स। तो फॉर द मेल पेरेंट एंड फॉर द फीमेल पेरेंट,
दोनों जीन्स या दोनों गैमेट्स को हम यहाँ पे असाइन कर देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ क्रॉस अगर हम देखने जाएंगे तो कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा और कैपिटल टी जैसा कुछ बनेगा ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ रहा है और यहाँ पे स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी आ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम टाइप के पेरेंट्स, बोथ द सेम टाइप ऑफ पेरेंट्स, दोनों हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड टॉल है के बावजूद जब ये क्रॉस कर रहे हैं तो हमें 3 अलग अलग टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं, जो जिनमें से 2 जो है वो ओरिजिनल पेरेंट टाइप के यानी प्योर टॉल और प्योर डॉग हमको मिलेंगे। तो ये काम हमें आसानी से पुनेट स्क्वायर की मदद से मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स पुनेट स्क्वायर से हम डिराइव कर सकते हैं अलग अलग टाइप के क्रॉसेस के लिए। इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू अस ड्यूरिंग अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में पुनेट स्क्वायर बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों पुनेट स्क्वायर आपको समझ में आ गया, कैसे इसे यूज़ करना ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ, दैट इज़ जीनोम। सो फ्रेंड्स वी नो दैट हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, एक जो उसको अपने फादर से मिला, दूसरा जो उसके मदर से मिला। 2 सेट क्रोमोसोम के हैं, मतलब वी हैव 2 सेट ऑफ ईच जीन। हर जीन का हमारे पास 2 सेट होंगे। अब इन 2 सेट में से एक सेट जो हमें या तो फादर से मिला है या तो मदर से मिला है, पर हर कैरेक्टर की एक एक जीन कवर कर रहा है, उस सिंगल सेट को हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम। तो हमारी बॉडी में 2 जीनोम्स मिलेंगे, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, एक फादर की तरफ से आया हुआ और एक मदर की तरफ से आया हुआ। जीनोम के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास है जीन पूल। तो जीनोम की जो हमने बात की थी उसमें हमने कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम के या 2 सेट है जीन के, उसमें से एक सेट को जीनोम कहा जा रहा है। इसी तरीके से जीन पूल की अगर हम बात करें तो किसी एक स्पीशीज की पूरी पॉपुलेशन में, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इस अर्थ पे जितने भी ह्यूमंस मिल रहे हैं, उन ह्यूमंस के अंदर जितने भी वेरिएंट्स मिल रहे हैं हर जीन के, सबको अगर हम मिला दें, एवरीथिंग इफ वी कलेक्टिवली टॉक अबाउट, सारी जीन्स और उनके सारे एलिल्स सारे ह्यूमंस में जो प्रेजेंट हैं, दैट इज द ह्यूमन जीन पूल। तो इट इज द एग्रीगेट ऑफ all gene pools या genomes, genes that are found in an interbreeding population। किसी इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स और उनसे जितने भी एलिल्स मिल रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली हम जीन पूल कहते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट सम क्रॉसेस। अब हम कुछ क्रॉसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्रॉस हमारे पास है बैक क्रॉस। तो पहला है हमारे पास बैक क्रॉस। बैक का मतलब पीछे जाना, पीछे जाना मतलब एक जनरेशन हम पीछे जाएंगे। तो जब हम किसी हाइब्रिड को क्रॉस करते हैं उसके ओरिजिनल पेरेंट से, जब किसी हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को उसके ओरिजिनल पेरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म से क्रॉस किया जा रहा है तो उसको कहा जाता है बैक क्रॉस। 2 टाइप के बैक क्रॉस पॉसिबल है हमारे पास, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। दैट इज बेस्ड अपॉन कितने कैरेक्टर्स को हम एक साथ स्टडी करने जा रहे हैं। अब बैक क्रॉस को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारी क्रॉप इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजीज में हम इसको यूज़ करते हैं। एनिमल और प्लांट ब्रीडर्स जो हैं वो यूजफुल ट्रायड्स को कलेक्ट करने के लिए बैक क्रॉस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किसी हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का जब ओरिजिनल पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाएगा तो उसको बैक क्रॉस कहेंगे। बहुत सारे यूजेस हैं इसके, क्रॉप इंप्रूवमेंट में और प्लांट ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग या वैरायटी इंप्रूवमेंट में इसको यूज में लिया जाता है। सेकेंड या अगला क्रॉस जो है हमारे पास, दैट इज टेस्ट क्रॉस। अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करें तो ये एक टाइप का बैक क्रॉस है जहां पे हमें पता करना होता है कि इंडिविजुअल होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए। उसमें तो हमें पता था कि हम एक हाइब्रिड को एक ओरिजिनल पेरेंट प्लांट के साथ क्रॉस करने जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस में हमारे साथ ये है कि हम एक हाइब्रिड को क्रॉस करेंगे या एक ऑफस्प्रिंग को क्रॉस करेंगे उसके अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप्स। अब हमें
पेरेंट का फिनोटाइप नहीं पता, वो डोमिनेंट है, अब वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे ये पता लगाने का काम करेंगे। अननोन डोमिनेंट टाइप के फिनोटाइप के साथ हम इसको क्रॉस करेंगे ऑफस्प्रिंग को, और हमारे पास दो टाइप की प्रोबेबिलिटीज आएंगी। अगर अननोन ऑफस्प्रिंग जो है वो होमोजाइगस होता है, अगर अननोन ऑफस्प्रिंग जो है वो होमोजाइगस होता है, तो जो ड्वार्फ रिसेसिव के साथ हम जब इसको क्रॉस करेंगे तो हमें टॉल ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। समझ लेते हैं इसको, कैसे मैं बता रहा हूँ, पहले इसको समझें आप। पहले हम टेस्ट क्रॉस को डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम ये जानने का काम करेंगे कि जो इंडिविजुअल हमें मिला है वो होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए। तो टेस्ट क्रॉस जो है वो अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ हम करेंगे। अब पहली चीज हमें यहाँ पे ये देखनी है कि अननोन ऑफस्प्रिंग है, एक अननोन ऑफस्प्रिंग है जो कि होमोजाइगस अगर आ रहा है, अगर अननोन ऑफस्प्रिंग होमोजाइगस आ रहा है मतलब कैपिटल टी आ रहा है, तो क्रॉसिंग विद ड्वार्फ रिसेसिव के साथ जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमको सारे के सारे हाइब्रिड टॉल मिलेंगे। किसी टेस्ट क्रॉस में जब हमारे पास एक पेरेंट या हमारा अननोन ऑफस्प्रिंग जो है अगर वो कैपिटल टी है, तो उसको ड्वार्फ रिसेसिव के साथ क्रॉस करने पे हमें सारे के सारे हाइब्रिड टॉल ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। अगर हमारा अननोन जो है वो हेट्रोजाइगस है, इफ अननोन इज हेट्रोजाइगस, अगर अननोन हेट्रोजाइगस है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उसको जब हम रिसेसिव के साथ बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। गैमेट्स की बात करें तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, चार टाइप के गैमेट्स हमारे पास बनेंगे। अब इनके बीच की अगर हम क्रॉसिंग की बात करें तो ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस हो सकता है, या ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस हो सकता है, या ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस हो सकता है, या ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस हो सकता है। तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज है, देयर विल बी 50% कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 50% स्मॉल टी। तो अगर हमारा जो अननोन है वो हेट्रोजाइगस होगा तो हमारे पास 50-50% आएंगे, बोथ टॉल एंड ड्वार्फ। अगर हमारा अननोन जो है वो होमोजाइगस होगा तो 100% टॉल हमें मिलेंगे। तो ये दोनों टाइप के क्रॉसेस हैं, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, जो बहुत सारी चीज़ों को जानने में हमें मदद करते हैं जेनेटिक्स में। अब हम बात करने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। बहुत ही सिंपल चीज़ है मोनोहाइब्रिड का मतलब हो जाएगा जब हमें किसी सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए अलग अलग टाइप के पेरेंट्स को क्रॉस कर रहे हैं, तो उस टाइप के क्रॉस को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर किया जा रहा है। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते समय भी कैरेक्टर तो सारे क्रॉस होंगे, लेकिन हम स्टडी या हमारा प्राइम फोकस एक कॉमन कैरेक्टर होगा। या जैसे अभी हमने क्रॉस किया था टॉलनेस के लिए, तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस था क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ हाइट के कैरेक्टर को वहाँ पे यूज़ किया था। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल कैरेक्टर या द क्रॉस इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो उसका एक फिक्स्ड रेशियो होगा जिसको मोनोहाइब्रिड रेशियो कहा जाता है। तो दो टाइप के रेशियोज होते हैं, हमने देखा था जीनोटिपिक और फिनोटिपिक। मोनोहाइब्रिड के लिए अगर हम बात करें फिनोटाइप की, तो फिनोटिपिक रेशियो हमेशा होगा 3:1, यानी 3 जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे और 1 जो होगा वो रिसेसिव होगा। ये है इसका फिनोटिपिक रेशियो। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए होता है 1:2:1। यहाँ पे ये 1 बता रहा है प्योर टॉल को, यानी होमोजाइगस टॉल को या होमोजाइगस कैरेक्टर को। ये 2 होंगे हाइब्रिड और ये होगा होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट 1,
हाइब्रिड 2 एंड होमोजाइगस रिसेसिव अगेन 1। ये है टिपिकल मोनोहाइब्रिड रेशो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद सेकेंड टाइप का जो क्रॉस हम देखने जा रहे हैं दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। सिंपल सी चीज है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में अब हम एक कैरेक्टर की जगह दो कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। तो साइमल्टेनियस स्टडी ऑफ two characters at the same time it's called dihybrid क्रॉस। इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। दो जीन्स के फंक्शनिंग को या दो फैक्टर्स के फंक्शनिंग को जब हम एक साथ स्टडी करने का काम करेंगे। तो जनरली इफ यू टॉक अबाउट द फिनोटिपिक रेशो, तो जनरल फिनोटिपिक रेशो डाईहाइब्रिड क्रॉस में होता है 9:3:3:1। अब यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर्स लिए तो हमारे पास दो अलग अलग टाइप के हाइब्रिड्स होंगे। तो दिस विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट पैरेंट, दिस विल बी होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट, एंड दिस टू, ये जो दो हैं ये हेट्रोजाइगस हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं। अब हम आएंगे ट्रू ब्रीडिंग लाइन पे। तो थर्ड या नेक्स्ट चीज हमारे पास जो आ रही है दैट इज ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन एक ऐसे प्लांट को हम कहेंगे जो बहुत लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करता आया है। एक ऐसी वैरायटी जो सेल्फ पॉलिनेशन करती आई है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करती आई है बहुत लंबी जनरेशन से, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसमें सारे के सारे जीन्स जो होंगे वो होमोजाइगस हो जाएंगे। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सारी जीन्स होमोजाइगस है उसे हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन कह सकते हैं। या अ सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज दैट डेवलप्स all homozygous offsprings। तो एक ऐसी लाइन ऑर्गेनिजम्स की जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स बना रही है, वो भी किस वजह से, क्योंकि इसमें बहुत लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस चल रही है, इसलिए इस लाइन को हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहते हैं। और ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आर्टिफिशियली भी बनाई जा सकती हैं। बहुत सारी प्रोसेस है जिसमें से एक प्रोसेस हमारे पास आ रही है दैट इज इमैस्कुलेशन। प्लांट ब्रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जहां पे हम एंथर को रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर। तो एंथर के रिमूवल को कहा जा रहा है यहाँ पे इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है, क्योंकि यहाँ से हम एंथर को निकाल देंगे ताकि प्लांट में कोई भी सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके और हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका रिजल्ट गड़बड़ ना हो। दोस्तों ये बहुत सारी डेफिनेशंस हमने अभी देखी जो मेंडल के लॉज को समझने में या मेंडल के वर्क को समझने में हमें मदद करेगी। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि मेंडल ने कैसे इतने सारे हार्ड वर्क्स किए, कैसे उन्होंने अपने पी प्लांट को इस्टेब्लिश किया और कैसे उन्होंने फाइनली ये तीनों लॉज को डिराइव करने का काम किया। उसी के साथ मैं बात करूंगा कुछ अलग अलग साइंटिस्ट की जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया मेंडल को भी। तो विल सी दिस ऑल इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।